हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले क्या करें, चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करें, उसके बाद आप चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है, इसके अंतर्गत थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यह मूलतः क्या बताता है कि कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूलतः यह बताता है कि कीमतें यानी इस तरह से वस्तु का जो कीमत होता है, दाम होता है, प्राइस होता है, वो किस प्रकार निर्धारित होती है, किस प्रकार फिक्स होती है। किसी भी बाजारी अर्थव्यवस्था में कीमतें उपभोक्ता, फर्म तथा श्रमिकों के पारस्परिक संवाद द्वारा तय होती है। उपभोक्ता द्वारा मांग का निर्धारण होता है, यानी किसी भी बाजारी अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से वस्तु का जो कीमत का जो निर्धारण होता है, उसका जो दाम का फिक्स होता है, वो जो तय होता है किस के बीच संवाद के द्वारा तय होता है, उपभोक्ता, फर्म तथा श्रमिकों के पारस्परिक संवाद के द्वारा तय होता है। पारस्परिक संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत, यानी पारस्परिक का मतलब होता है आपसी, यानी संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत, यानी आपसी बातचीत यानी आपसी तालमेल के द्वारा मतलब तय होता है किसी भी वस्तु का मतलब एक तरह से कीमत। किसमें? बाजारी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, फर्म तथा श्रमिकों के पारस्परिक संवाद द्वारा तय होती है। उपभोक्ता द्वारा मांग का निर्धारण होता है। हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। हम लोग के द्वारा क्या होता है कि मांग का निर्धारण होता है कि किस वस्तु का कितना डिमांड है, किस वस्तु का कितना मांग ज्यादा है बाजार में, किस वस्तु का मांग कम है बाजार में। इसलिए प्रस्तुत खंड उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण मतलब उस तरह से उसका अध्ययन करता है। देखिए, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये बताता है कि उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य यह विश्लेषण करना है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपनी आय को विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित करता है। यानी इसका जो लक्ष्य है, इसका जो गोल है, यानी उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत जो है, इसका एक मेन मकसद ये है कि विश्लेषण करना, किसका विश्लेषण करना, यानी उपभोक्ता द्वारा अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए उसके आय को विभिन्न उपयोगों के लिए आवंटित करना, यानी इसी का विश्लेषण करना। यहाँ एक वर्ड आ गया, आवंटित करना। आवंटन आप सुने होंगे, आवंटन का मतलब होता है कि किसी भी शक्ति को या फिर किसी भी संसाधन को वितरित कर देना। आवंटन का मतलब क्या होता है, किसी भी शक्ति किसी भी संसाधन को वितरित कर देना क्या कहा जाता है, आवंटन कहा जाता है। जैसे कि पिता की संपत्ति को यानी पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, उसके संपत्ति को बच्चों में बांट दिया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, आवंटन कहेंगे। ये एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है आवंटन का। या फिर आवंटन का मतलब ये समझ लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग विभाग के मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री का जो एक तरह से बजट एक तरह से वितरित करता है, यानी देश में एक साल में जितना बजट एक तरह से ये होता है, डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है, उसी बजट को प्रधानमंत्री द्वारा जो हर एक मंत्री में जो बांटा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसी को क्या कहते हैं, आवंटन। यानी आवंटन का मतलब होता है वितरित करना। जैसे कि पिता की संपत्ति को उसके बच्चों में वितरित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं आवंटन, ठीक है। यह कहा कि इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की मांग एवं विभिन्न उपयोगों के आय में यानी विभिन्न उपयोगों में आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। यानी उपभोक्ता सिद्धांत यानी उपभोक्ता सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले यानी पहले इसकी जांच करनी होती है कि उपभोक्ता यानी पूंजी चीजों को एक तरह से उपभोक्ता चीजों को किस प्रकार वरीयता देता है। यानी वरीयता का मतलब होता है प्योरिटी, यानी एक तरह से अच्छा मानता है किसी भी चीज को या फिर बुरा मानता है, यही उसी को कहते हैं वरीयता। एवं हमें उनके द्वारा उपभोग की यानी उपभोग, देखिए उपभोग का मतलब क्या होता है, उपयोग। उपभोग का एक तरह से सिमिलर वर्ड मान सकते हैं उपभोग और उपयोग को, ठीक है। उपभोग की गई वस्तुओं द्वारा उनको मिली संतुष्टि को जांचना होता है। दो चीज की जांच करनी होती है, यानी एक तरह से उपभोक्ता सिद्धांत का मतलब जो विश्लेषण करने के लिए हमें दो चीज का जांच करना पड़ता है। पहला क्या जांच है, वरीयता का जांच करना पड़ता है कि उपभोक्ता जो है यानी कंज्यूमर जो है किसी वस्तु को कितना वरीयता देते हैं, कितना उसको दर्जा देते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, कितना मतलब खराब मानते हैं। और दूसरा हमको संतुष्टि का जांच करना पड़ता है कि उपभोक्ता जो एक तरह से वस्तु का उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उसको संतुष्टि मिल पा रही है या नहीं पा रही है। यानी उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत ये सारे चीज होते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का एक तरह से ये अध्ययन करता है, यानी उपभोक्ता व्यवहार जो सिद्धांत है ये अध्ययन करता है उपभोक्ता के एक तरह से संतुष्टि का और उसके उपयोगिता के बारे में। जितने भी चीज यूज करते हैं उसको उपयोगिता का जो वस्तु होता है उसके बारे में अध्ययन करता है, और उसको संतुष्टि कैसे मिलता है या फिर कितना चीज को कितना पीरियोडिटी देता है, एक तरह से वरीयता देता है, कितना अच्छा मानता है, बुरा मानता है। ये सब चीज का अंतर्गत किसके अंतर्गत होता है, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपयोगिता यानी व्हाट इज यूटिलिटी। उपयोगिता क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है। देखिए, उपयोगिता यानी उपयोगिता जो होता है किसी भी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का वह शक्ति होता है जो किसी
व्यक्ति को आवश्यक मतलब पूरा करता है, यानी उस किसी व्यक्ति का आवश्यकता को पूरा करता है। यानी उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मतलब किसी व्यक्ति की, किसी आदमी की आवश्यकता को पूरा करता है, उसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी यानी उपयोगिता कहते हैं। और ये आप समझ लीजिए एक पद्धति है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उपभोग करने के बाद जो एक तरह से अनुभव किया जाता है उसको कहते हैं संतुष्टि। यहाँ उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है उसमें। उपयोगिता में संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, उपयोगिता में संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है। और ये जो होता है संतुष्टि उपभोग के बाद को अनुभव को कहते हैं। यानी संतुष्टि का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का आप इस्तेमाल कर लिए, किसी भी वस्तु को खा लिए, एक तरह से आप उपभोग कर लिए, आप कंज्यूमर हैं, एक तरह से उपभोक्ता है, किसी भी वस्तु का उपभोग कर लिए, उसके बाद आपको मतलब एक तरह से अनुभव होता है कि हम संतुष्टि हुए या नहीं हुए। जैसे कि आप एक उपभोग की वस्तु किसको कहते हैं, चावल एक तरह से जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, एक तरह से हम लोग जो भी खाते हैं खाने का सामान, तो एक तरह से उसको खाने के बाद यानी उसको उपभोग करने के बाद हम जो संतुष्टि महसूस करते हैं, हम जो अनुभव महसूस करते हैं, हमको अच्छा अनुभव हो रहा है या फिर बुरा अनुभव हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं। और उपभोक्ता क्या है, यानी उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आवश्यकता को पूरा करता है। किसको पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है। यानी अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है, यानी संतुष्टि से है, ठीक है, संतुष्टि है। और अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। सीधा सीधा मतलब है कि उपयोगिता किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की वह आवश्यकता को पूरा करता है, यानी वह शक्ति है उपयोगिता जो किसी व्यक्ति की, किसी आदमी की, किसी मानव की जरूरत को पूरा करता है। और ये जो है संतुष्टि जो है, यानी किसी भी वस्तु को उपयोग करने के बाद, उपभोग करने के बाद उसको क्या कहते हैं, संतुष्टि मिली या नहीं मिली, उसके अनुभव को कहते हैं। यानी संतुष्टि क्या है, अनुभव है उपभोग करने के बाद किसी भी वस्तु का। और उपयोगिता क्या है, एक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के मतलब आवश्यकता को पूरा करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि समग्र उपयोगिता ये क्या होता है। समग्र उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता को कहते हैं समग्र उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है TU लिखा जाता है टोटल यूटिलिटी को। और समग्र उपयोगिता का मतलब होता है कुल उपयोगिता। देखिए एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में, यानी एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, यानी जो ये समग्र यानी उपयोगिता है, यानी कुल उपयोगिता है, समग्र उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा के उपयोग करने से प्राप्त होता है। उसी को क्या कहेंगे, समग्र उपयोगिता कहेंगे, यानी इसको कुल उपयोगिता भी कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि किसी भी दी गई वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से मिली कुल संतुष्टि को ही यानी समग्र उपयोगिता कहा जाता है। इसे TU से सूचित किया जाता है, यानी टोटल यूटिलिटी को 2U से सूचित किया जाता है। और ये फॉर्मूला इसका होता है TU MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN तक चल जाएगा, ना nth टर्म तक चल जाएगा। यानी टोटल यूटिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया समग्र उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते सीमांत उपयोगिता, ये क्या होता है। देखिए सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक इकाई, यानी किसी वस्तु की एक और इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को यानी सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, MU, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। उपभोक्ता जब वस्तुओं एवं सेवाओं का जब उपभोग करते हैं तो उसमें उन्हें संतुष्टि मिलती है। इस संतुष्टि को मापने के लिए दो तरीके हैं, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। सबसे पहले समझते हैं उस एक तरह से सीमांत उपयोगिता। देखिए कुल उपयोगिता यानी एक तरह से जो सीमांत उपयोगिता होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो एक तरह से कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी में वह चेंजिंग होता है, वह परिवर्तन होता है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से यानी उपभोग करने से मिलता है, उसी को कहते हैं एक तरह से सीमांत उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 4 सेब में से हमें 28 यूटिलिटी मतलब एक तरह से यूनिट मिलता है, यानी 28 यूनिट, 4 सेब में से 28 यूनिट हमको क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है। यानी देखिए उपयोगिता को यूटिलिटी में यूनिट में मापा जाता है, यानी 28 इकाई उपयोगिता मिलता है 4 सेब के इस्तेमाल करने से। और वहीं हम 5 सेब का इस्तेमाल कर लिए तो हमको कितना मिला, 30 यूनिट यूटिलिटी मिला, यानी 30 इकाई उपयोगिता मिला। अब समझ लीजिए कि स्पष्ट है कि यहाँ जो 5वां स्टेप का जो इस्तेमाल किए इससे क्या हो गया कि 2 यूटिलिटी इकाई जो होता है, 2 यूटिलिटी यूनिट जो होता है वह बढ़ गया, यानी 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गया। और इसका जो एक तरह से निकल लेगा, यानी एक तरह से उपयोगिता बढ़ गई, इसलिए 5वें स्टेप का जो सीमांत उपयोगिता होगा वो होगा आपका 2। 5वें स्टेप का सीमांत उपयोगिता कितना हो गया, 2 हो गया। यानी एक तरह से ये निकालने का फॉर्मूला होता है, सीमांत उपयोगिता निकालने का फॉर्मूला होता है कि MUN, एक तरह से nth टर्म है MUN, यहाँ निकल दिए MUN, ये आपका फॉर्मूला है। MUN बराबर होता है आपका TUN माइनस उसके बाद होता है TUN
-1 n -1, ये एक फॉर्मूला होता है किस क्या निकालने का, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। यहाँ पर ड्राइव किया गया है mu बराबर TUN-1, किसी भी मतलब वस्तु का सीमांत यानी मार्जिनल उपयोगिता, यानी इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा यानी ये आपको ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि एक तरह से सीमांत उपयोगिता यानी किसको कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। यानी एक तरह से किसी भी वस्तु का एक और इकाई सिर्फ एक और इकाई उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इससे MU से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्टकट परिभाषा है सीमांत उपयोगिता का। ये फॉर्मूला है आपका। उपभोक्ता जब वस्तुओं एवं सेवाओं का जब उपभोग करता है उन्हें संतुष्टि मिलती है। इन संतुष्टि को दो तरीके से मापा जाता है। पहला आपका तरीका है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दूसरा है आपका क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप गणनावाचक उपयोगिता यानी क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है, अब समझते हैं इसको। देखिए इस तरीके को सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है यानी कार्डिनल यूटिलिटी, जो एक तरह से कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी जो है यानी गणनावाचक उपयोगिता क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को अंकों में मापा जाता है। किसके अंतर्गत, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत उपयोगिता को अंकों में मापा जाता है। हम वहाँ क्या बताएं पहले कि उपयोगिता को यूनिट में मापा जाता है, लेकिन यहाँ इसके अंतर्गत किस में मापा जाता है, अंकों में, डिजिट में मापा जाता है। और एक इकाई यानी एवं इस इकाई को यूटिल नाम दिया जाता है। यानी यूटिल एक तरह से 2 यूटिल हो गया, 3 यूटिल हो गया, ये एक तरह से यूटिल नाम दिया जाता है इसके अंतर्गत इकाई को। इसके अंतर्गत जो वस्तु ग्राहक को ज्यादा संतुष्टि देगी उन्हें ज्यादा यूटिल दिए जाते हैं। यानी जो वस्तु जो एक तरह से सामान हो गया, अगर जो ज्यादा मतलब एक तरह से ग्राहक को, कस्टमर को अच्छा लगेगा, उनको ज्यादा अगर संतुष्टि प्राप्त होगा तो यूटिल जो यूनिट दिया जाएगा उसको ज्यादा दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, गणनावाचक, एक तरह से गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहा है कि सीमांत उपयोगिता, ये कहा है कि सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम। ये क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम। इस नियम के अंतर्गत यदि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की ज्यादा उपभोग करता है तो उसे पहले हर इकाई पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है, लेकिन जैसे वह क्या ज्यादा इकाई का उपभोग करने लगता है वैसे वैसे हर इकाई के साथ संतुष्टि कम हो जाती है। ये आपको कह रहा है कि एक तरह से सीमांत क्षमता का नियम आप पढ़ें, यानी एक सीमांत क्षमता का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए जो होता है एक तरह से, जब एक तरह से सीमांत ये जो होता है ये एक ऐसा नियम होता है, ये एक सार्वभौमिक नियम है यानी यूनिवर्सल नियम है। सीमांत क्षमता जो है, सीमांत उपयोगिता क्षमता का जो नियम है ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। और यह नियम उपभोक्ता के एक तरह से उपभोक्ता के उस व्यवहार को आधारित है, उस व्यवहार को दर्शाता है, या फिर उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के एक इकाई यानी किसी वस्तु के इकाई का ज्यादा उपयोग करने पर, यानी किसी वस्तु के इकाई का ज्यादा उपयोग करने पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वह घट जाती है। इसके अंतर्गत हम बोले सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम क्या होता है कि यह नियम एक सार्वभौमिक नियम है और यह नियम उपयोगिता के यानी उपभोक्ता के, यानी यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार को एक तरह से आधारित है, उस व्यवहार को दर्शाता है, उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का अगर ज्यादा इकाई इस्तेमाल किया जाएगा, ज्यादा अगर यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा तो अपने आप क्या होगा कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। देखिए यहाँ यूनिट ऑफ ऑरेंज यानी एक तरह से 1 यूनिट है तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 10 है, लेकिन यहाँ जैसे मतलब यूनिट बढ़ गया है किसी वस्तु का, मतलब ऑरेंज का अगर यूनिट बढ़ा दिया है 1 बना दिया तो यहाँ 2 मतलब मार्जिनल यूटिलिटी घट गया। जिस तरह से यहाँ 7 बढ़ा दिया ऑरेंज का मतलब संख्या तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी इतना घट गया है कि यह निगेटिव में चला गया। यही बताता है आपका सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम। डायरेक्ट यही कहता है कि किसी भी वस्तु का अगर इकाई अगर बढ़ाते जाएंगे, उसका इस्तेमाल को बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए उपयोगिता को मापने के इस तरीके को अनाधिमान यानी अंधिमान एक तरह से वक्र विश्लेषण भी कहते हैं, यानी इसका एक दूसरा नाम है। यानी क्रमवाचक उपयोगिता मापने को एक तरह से ये जो उपयोगिता है, ये जो मेथड है यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का दूसरा नाम है अंधिमान वक्र विश्लेषण भी है इसका दूसरा नाम। ठीक है, इसके अनुसार संतुष्टि को संख्या में नहीं मापा जा सकता। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है उन्हें ज्यादा रैंक दी जाती है, इसमें रैंक दी जाती है और उसमें यूटिल दिया जाता था। किसमें यूटिल दिया जाता था? गणनावाचक एक तरह उपयोगिता में, और इसमें क्या दिया जाता है? रैंक दिया जाता है। एक तरह से कितना रैंक में आएगा, और इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय किन्हीं 2 वस्तुओं के उपभोग में व्यय करता है। यह वस्तुएं वह वस्तुएं करता है यानी कि इन्हें वस्तुओं द्वारा
एक ऐसा बंडल चुने जाए जिससे अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग को मतलब उपभोग में व्यय करता है। यानी कोई दो ही वस्तु, दो तीन वस्तु नहीं, दो ही वस्तु के उपभोग में अपना आय को खर्चा करता है, एक तरह से व्यय करता है। और वह मतलब एक तरह से वह कोशिश करता है कि इन दोनों वस्तुओं का एक ऐसा बंडल चुने जिससे अधिकतम संतुष्टि मिले, अधिकतम एक तरह से उसको अच्छा फील हो। ठीक है, कुछ ऐसे बंडल यानी ऐसे ही कुछ बंडल होते हैं जिनके उपयोग से यानी जिनके उपभोग से समान संतुष्टि मिलती है। इन बंडलों को रेखा चित्र पर दर्शाने को मतलब वक्र बनता है। यह वो क्या कहलाता है, वो वक्र क्या कहलाता है, वक्र अंधिमान वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंधिमान वक्र कहलाता है। देखिए क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट का जो एक तरह से दूसरा नाम है वो क्या है कि अंधिमान वक्र विश्लेषण इसको भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको कह रहा है कि मांग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी एक तरह से क्वेश्चन के रूप में आपको मांग के मतलब जो एक तरह से थ्योरी होता है वो समझाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, मांग से आप क्या समझते हैं, डिमांड से आप क्या समझते हैं, मांग किसको कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले, इस पर असर डालने वाले तत्वों की कारकों की विवेचना कीजिए, उल्लेख कीजिए। देखिए साधारण भाषा में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है। यानी मांग जो होता है, मांग का मतलब होता है साधारण भाषा में किसी वस्तु का इच्छा हो गया, आपको एक तरह से ख्वाहिश हो गया, लालसा हो गया और उसको जरूरत हो गया, उसको क्या कहेंगे, मांग कहेंगे, डिमांड कहेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग का अर्थ किसी व्यक्ति की प्रभावपूर्ण इच्छा से, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा से। अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछ दिया कि अर्थव्यवस्था में मांग का अर्थ क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दे दिया प्रभावपूर्ण इच्छा होता है, प्रभावपूर्ण यानी आवश्यकता होता है, फिर मांग होता है। नहीं, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण इच्छा को ही क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। यानी प्रभावपूर्ण इच्छा को ही क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। मांग जब किसी वस्तु का आप क्या करते हैं, डिमांड कब करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ जाता है या फिर उस वस्तु का एक तरह से आपको ख्वाहिश हो जाता है कि हम ये वस्तु लेकर के रहेंगे, या फिर उसका एक तरह से लेने का मन जाता है उसी को, तब क्या होता है, मांग होता है। यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। क्या क्या तीन तत्वों का होना आवश्यक है, पहला तत्व है आपका इच्छा का होना, उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, साधन को प्राप्त करने के लिए तत्परता का होना। तत्परता का मतलब होता है यानी ख्वाहिश, यानी एक तरह से लगन होना, यानी किसी भी काम को करने की लगन को क्या कहते हैं, तत्परता कहते हैं। ठीक है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व है आपका इच्छा का होना, किसी भी वस्तु को खरीदेंगे अगर आपका इच्छा ही नहीं होगा तो आप वो वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। सबसे पहले इसका जो प्रभावपूर्ण इच्छा का जो पहला तत्व है वो होता है इच्छा का होना। इच्छा होगा तभी आप किसी चीज को मांग कर सकते हैं, किसी भी चीज का मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। दूसरा आपका उसकी पूर्ति के लिए साधनों का उपयोग करना, यानी साधनों का होना, यानी आप मांग कर लिए, ठीक है, इच्छा कर लिए, लेकिन आप साधन ही नहीं है, यानी वो चीज ही नहीं है मार्केट में, आप मांग करके बैठे हैं, तो ये भी होना जरूरी है। यानी उसका पूर्ति के लिए साधनों का होना भी जरूरी है। यानी आपका डिमांड के लिए, आपका मांग को पूर्ति करने के लिए साधनों का होना जरूरी है, तब क्या होगा, प्रभावपूर्ण इच्छा होगा। ठीक है, साधन को प्राप्त करने की तत्परता का होना, यानी आपको क्या होना चाहिए, लगन होना चाहिए। आपको भी लगन होना चाहिए, ये नहीं कि मांग करके बैठ गए, इच्छा करके बैठ गए, लेकिन आपको एक तरह से तत्परता ही नहीं है, लगन ही नहीं है किसी चीज को हासिल करने की। यानी किसी चीज को, यानी किसी काम को करने की लगन को या फिर तुरंत कर डालने की इच्छा को क्या कहते हैं, तत्परता कहते हैं। ठीक है, साधन को प्राप्त करने की तत्परता होनी चाहिए आपके अंतर्गत। और आप जो इच्छा किए हैं, आप जो इच्छा किए हैं उसको भी पूर्ति करने के लिए साधन होना जरूरी है, तभी क्या होगा, प्रभावपूर्ण इच्छा होगा। ये प्रभावपूर्ण इच्छा के मतलब तीन तत्व थे। पहला तत्व इच्छा का होना, दूसरा तत्व उसकी पूर्ति के साधनों का होना, और साधन को प्राप्त करने की तत्परता का होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु की, यानी जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है तब वो मांग बन जाती है। यानी आप देखिए, जब किसी वस्तु को आवश्यकता के साथ, यानी एक तरह से जरूरत के साथ कीमत यानी दाम और समय, टाइम को जोड़ दिया जाता है, तब वो मतलब क्या हो जाती है, मांग बन जाती है। उदाहरण के लिए बाजार में आज दिनांक ये टाइम हो गया, समय हो गया को 50 रुपया प्रति लीटर, यानी 50 रुपया प्रति लीटर, ये क्या हो गया, दाम हो गया, कीमत हो गया। लीटर भाव पर दूध की मांग, यानी देना कि ये टाइम हो गया। एक तरह से किसी भी वस्तु की आवश्यकता, यानी जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, ये हो गया कीमत और समय, ये हो गया आपका डेट, दिनांक क्या हो गया, समय हो गया, जोड़ दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है, मांग बन जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको कह रहा है कि मांग की प्रमुख परिभाषा, यानी मांग का डेफिनेशन, प्रमुख परिभाषा कैसा है, प्रोपेंशन के अनुसार। ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, मांग को मतलब कैसे मतलब वो ड्राइव किए हैं, कैसे मतलब उसका परिभाषा दी है। देखिए, इन्वर्टेड कोमा का मतलब समझ लीजिए, इसके कहा गया किसी भी व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन को इन्वर्टेड कोमा में मतलब उसको ब्लॉक करते हैं, उस इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत
अंतर्गत रखते हैं। यहाँ आपका यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा है, मतलब ये तीनों, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा जो लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया है, प्रो पेंशन साहब के द्वारा कहा गया। और उसके अनुसार ये क्या कहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, यानी लगन हो, उसी को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। किसके अनुसार यह परिभाषा है, प्रोपेंशन के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उपयुक्त परिभाषा से मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है, यानी मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है, वह क्वांटिटी है जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है। यानी मांग जो होता है, डिमांड जो होता है वस्तु की, एक तरह से वह मात्रा है जो, मतलब एक तरह से वस्तु की वह मात्रा है। देखिए 1 kg मान लिए, 1 kg मान लिए, ठीक है, मात्रा मतलब एक तरह 1 kg मान लिए, जो किसी दिए हुए समय में, यानी किसी दिए हुए समय में, यानी कोई डेट मान लिए 1, 2, 3, यानी 1 तारीख दूसरा महीना मान लिए, ठीक है, किसी दिए हुए समय में किसी मतलब दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है, यानी 50 रुपया। ठीक है, यानी 50 रुपया पर केजी, मतलब एक क्या है, मतलब दूध है, पर केजी आपको दूध खरीदना है, कौन सा डेट में, 1 तारीख दूसरा महीना को आपको खरीदना है, यानी फरवरी का 1 तारीख को आपको खरीदना है। ठीक है, यही क्या हो गया, मांग हो गया। मांग किसको, मतलब मांग का एक तरह से यह स्टैंडर्ड परिभाषा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आगे पढ़ेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व यानी कारक। मांग को भी एक तरह से प्रभाव डालता, असर डालता मांग पर। आय का परिवर्तन, आय में परिवर्तन ये भी प्रभावित करता है मांग को। वस्तु का मूल्य में परिवर्तन ये भी प्रभावित करता है मांग को। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, और यह है कि ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना। ये 6 के 6 जो कारक हैं, ये 6 के जो एक तरह से तत्व हैं, सब के सब क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते, अफेक्ट करते, उसमें मतलब एक तरह से प्रभाव डालते हैं। देखिए आय में परिवर्तन, देखिए उपभोक्ता की आय में ही मांग को प्रभावित करता है, यानी आय जो होता है मांग को प्रभावित करता है। ये कैसे करता है, जब सामान्य लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, और आय में कम होने पर मांग में भी कम हो जाती है। यानी आय में परिवर्तन के कारण जब लोग कमाएंगे ही नहीं, जब उसका आय होगा ही नहीं, यानी जब उसका वृद्धि होगा ही नहीं, जब लोग मतलब सामान्य आय में वृद्धि होती है, जब लोगों का जो सामान्य जो लोग होते हैं, जो लोगों की जो आय में वृद्धि होती है, सामान्य जब मतलब जो लोग जो होते हैं उसका मतलब इनकम बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिक जो होता है वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी वो लोग भी खरीद सकते हैं, उसके पास भी पैसा हो जाता है आम आदमी के पास, तो वो भी खरीद सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आय में परिवर्तन के कारण मतलब एक तरह से मांग बढ़ जाती है, और यह आय कम होने पर मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी एक तरह से लोगों का आय नहीं होने लगा, इनकम होने नहीं लगा, उस टाइम क्या हो जाता है कि मांग में भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मांग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्या हो गया, एक तरह से कम बढ़ना और घटना, इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यानी आय में परिवर्तन ये भी क्या है, मांग को प्रभावित करने वाला एक तरह से तत्व है, फैक्टर है। अब दूसरा है कि वस्तु का मूल्य, ये भी एक तरह से मांग को प्रभावित करने वाला तत्व। देखिए वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। अगर वस्तु का मूल्य में अगर कभी परिवर्तन होगा, अगर मान चलिए कोई खूब महंगा वस्तु है, अगर वो उसका दाम घटा दिया जाए तो हर तरह के लोग उसको, हर कैटेगरी के लोग, हर फैमिली के लोग, गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर मिडिल क्लास के हो, तो हर तरह के लोग उसको खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका वस्तु में क्या है, वस्तु का जो मूल्य है उसमें चेंज आ गया, उसमें गिरावट आ गया। गिरावट बढ़ना या घटना है, यही तो है आपका वस्तु का मूल्य, एक तरह से उसमें चेंज आना। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जब वस्तु का मूल्य बढ़ा दीजिएगा तो उसको अमीर ही खरीद सकेगा, गरीब नहीं खरीद पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मांग कम हो जाती है। और वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। वस्तु का अगर मूल्य कम हो जाएगा, कम रेट पर मिलेगा, तो उसकी मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर जब मूल्य कम होगा तो सभी तरह के लोग उसको खरीद सकते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर मिडिल क्लास के हो, सभी तरह के उसको लोग खरीद सकते हैं। जिसके कारण मूल्य में, वस्तु का मूल्य में परिवर्तन भी ये एक तरह से प्रमुख कारक है, प्रमुख तत्व है मांग को प्रभावित करने वाला। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर आपको कहा कि रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। रुचि का मतलब होता है इच्छा, फैशन, अलग अलग तरह के फैशन निकलते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन निकलते हैं सामान में, वस्तु में। उपभोक्ता की रुचि तथा समाज में प्रचलित, यानी समाज में प्रचलित जो एक तरह से फेमस जो फैशन है, परिवर्तन हो जाता है। यानी उपभोक्ता की रुचि मतलब ख्वाहिश, यानी एक तरह से उपभोक्ता की मन रुचि में भी परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और समाज में भी फैशन का परिवर्तन हो जाता है। तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगर नया फैशन का अगर कोई भी चीज निकल गया तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग कम हो जाती है। यानी जो वस्तु होता है वो फैशन से अगर बाहर हो गया, एक तरह से उसका अगर फैशन बैड, एक तरह से वो फैशन अगर उस जमाने में, उस टाइम में नहीं चलने लगा, तो क्या होता है कि उसकी मांग भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ये हो गया रुचि तथा फैशन में परिवर्तन के कारण किसी भी मतलब क्षेत्र के मांग में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी वस्तु के मांग में एक तरह से परिवर्तन आ सकता है, उस पर प्रभाव डाल सकता है। तीसरा है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। अब यहाँ समझिए सर ऋतु क्या है, मौसम क्या है। देखिए ऋतु अलग चीज है, मौसम अलग चीज है। ऋतु का अर्थ होता है सीजन या फिर समय अवधि। ऋतु का अर्थ क्या होता है, ऋतु का जो मतलब होता है सीजन या फिर एक तरह से समय अवधि। आप
पढ़े होंगे कॉन्वेंट में या फिर बच्चे में स्कूल में पढ़े होंगे 5-6 क्लास में कि ऋतु को 6 भाग में बांटा गया था। ठीक है, 6 भाग। पहला भाग है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ऋतु को कितना भाग में पढ़े हैं हम लोग? वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर। और मौसम जो होता है, मौसम वातावरण की दशा को व्यक्त करता है कि एक तरह से इसको वातावरण की दशा को व्यक्त करता है और इसको वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है मौसम का। जैसे कि एक दिन में तापमान में परिवर्तन, कभी धूप ज़्यादा पड़ता है तो कभी धूप कम पड़ता है, कभी हवा ज़्यादा चलती है तो हवा कम पड़ती है, कभी खूब दोनों चलता है, कभी धूप भी खूब ज़्यादा पड़ता है खुद और हवा भी खूब ज़्यादा चलती है, एकदम बहती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चीज़ को बताने के लिए मौसम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऋतु और मौसम में अंतर होता है। देखिए, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता है, यानी मौसम में जो चेंजिंग होगा उसके साथ साथ क्या होगा, एक तरह से मांग में भी चेंजिंग आने लगेगा। जैसे शरद ऋतु में कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़े की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी शरद ऋतु में लोगों को जरूरत पड़ता है, शरद ऋतु जब आती है लोगों को जरूरत पड़ता है, अगर उसका कीमत बढ़ा भी दी जाए तो फिर भी उसका मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यही है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ठीक है, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, यानी व्यापार की तो एक तरह से माहौल है, उसका जो एक तरह से वातावरण है। दशा का मतलब क्या होता है? दिशा और दशा में अंतर होता है। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, दशा का मतलब होता है इन्वायरमेंट, एक तरह से माहौल को भी बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट भी इसको बोल सकते हैं। एक तरह से मार्केट का माहौल कैसा है, उसका एक तरह से सोसाइटी कैसा है, कैसा मतलब रेट से गुजर रहा है मार्केट। अर्थव्यवस्था में तेजी काल, यानी तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं के लिए मांग एक तरह से कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ आपको कह रहा है कि मौद्रिक काल में क्या होता है? मौद्रिक काल में यानी तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तु का मांग बढ़ जाती है, यानी पैसा जब कमा रहा है इंसान, अगर वस्तु का दाम ही बढ़ जाए तो वो खरीद सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो मतलब उसका मौद्रिक आय बढ़ रहा है। जब मौद्रिक आय बढ़ रहा है तो कीमत का एक तरह से वस्तु का कीमत बढ़े या घटे तब भी उसको मतलब खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा कि मांग में बड़ी एक तरह से बढ़ जाता है, मांग डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन जब क्या होता है, मंदी काल में मौद्रिक आय घटता है, मंदी काल में लोगों के पास पैसा नहीं रहता, तो उसके कारण क्या होता है कि मूल्य स्तर गिरने पर भी क्या होता है कि वस्तु को एक तरह से नहीं खरीदता है लोग। ठीक है, जब उसके पास पैसा कम रहता है, इसको कहते हैं वस्तुओं के लिए एक तरह से मांग में कमी हो जाती है। यानी मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं के लिए मांग में कमी हो जाती है। अब ये पॉइंट है आपका कि भविष्य के वस्तुओं, यानी भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना, यानी आने वाला समय में आने वाला जो समय में है उसमें एक तरह से वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसका एक तरह से दाम बढ़ने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। जब कभी भविष्य में कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान काल के वस्तुओं के मूल्यों पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना जो ये भी इफेक्ट करता है किस पर? मांग पर। यानी मांग को प्रभावित करने वाले टोटल कितने कारक पड़े? 6 कारक। पहला कारक पड़े आय में परिवर्तन, दूसरा कारक पड़े वस्तु का मूल्य, तीसरा कारक पर रुचि तथा फैशन में परिवर्तन के कारण भी एक तरह से आय में डिमांड में, मांग में प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है। चौथा पड़े ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन के कारण, और व्यापार की दिशाओं में परिवर्तन, भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना। ये 6 क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ हम डेफिनेशन पढ़े, मांग का डेफिनेशन पढ़े, प्रोपेंशन के अनुसार मांग का डेफिनेशन पढ़े, और यह एक तरह से रिजल्ट निकाल लिए कि मांग का एक तरह से उपयुक्त कथन के द्वारा, उपयुक्त परिभाषा के द्वारा मांग का डेफिनेशन निकाल लिए। ठीक है, यहाँ हम पढ़े मांग के बारे में। मांग को एक तरह से प्रभावपूर्ण इच्छा है, यानी अर्थव्यवस्था में किसको कहते हैं? मांग प्रभावपूर्ण इच्छा से है, यानी अर्थव्यवस्था में अर्थ है। मांग का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के प्रभावपूर्ण इच्छा से। और प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए कितने तत्वों का होना जरूरी है? इच्छा का होना, और उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना, और साधन को प्राप्त करने की तत्परता का होना। ये तीनों क्या है? जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी सेकंड चैप्टर के अंतर्गत, हम पार्ट 1 के अंतर्गत लगभग एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके। ठीक है, और बहुत सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिए, और ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।